बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.3 के रिमेनिंग पार्ट्स करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने चली हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल एजुकेशन के हवाले से है और एजुकेशन वाले जो चैनल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा ग्रो नहीं करते। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिनको इनकी ज़रूरत हो, जो आपकी फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूरत है, तो आप उनको ज़रूर शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट सॉल्व किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम उन्हीं चीज़ों को हमने लेके चलना है जो हम पीछे छोड़ के आए हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी के बारे में। हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ते हैं। तो इससे जो प्रीवियस वाली वीडियो थी उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, और मैंने आपको उसकी एग्जांपल देते हुए अच्छे से समझाया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आपने वहां से देख लेनी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि अ वन डिजिट होल नंबर इज चोजन एट रैंडम। अब एक होल नंबर है, हमें नहीं पता कि वो कौन सा होल नंबर है। होल नंबर आपको पता है ना कौन से होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो से आगे स्टार्ट होते हैं और आगे चलते वाले जो सारे नंबर्स होंगे ना वो होल नंबर्स ही होंगे। अब उसमें से चूज किया गया है रैंडमली कोई भी नंबर, हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज। अब फर्स्ट हमें सारे पार्ट्स दिए गए हैं जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए थे ना, उसी तरह। फर्स्ट पार्ट है लेस देन 5, हमें नहीं पता अभी फिलहाल के वो कौन सा है। उन्होंने फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी दी है कि वो पॉसिबिलिटी दी है कि वो लेस देन होगा 5 के, 5 से कम होगा। तो आइए हम साथ साथ सॉल्व भी करते हैं और साथ साथ ही अपने जो पार्ट्स हैं उनको पढ़ते भी जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को करने से पहले हम क्या लिखेंगे? वन डिजिट होल नंबर्स। अब वन डिजिट होल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीरो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखेंगे, क्योंकि जब हम 9 तक लिखेंगे तो जीरो इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 10। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ था? लेस देन 5। हमने लेस देन 5 देखने हैं, 5 से छोटे। तो हमने इसका जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब हम इसको साथ साथ समझते जाएंगे और साथ साथ इसके अंदर पुटिंग भी करते जाएंगे। सबसे पहले तो हमने देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है। इवेंट क्या हमें दिया गया है? लेस देन 5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी लेस देन 5, ये लिख लिया। अब हमने देखना है कि नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होती है वो होती है जो हमें स्टार्ट में दिया जाता है, यानी कि जो हमें सैंपल दिया जाता है। तो सैंपल हमें ये दिया गया था ना, हम सारा का सारा देखेंगे, सारे के सारे कितने हैं? 10 है ना। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यही रहेगा, सब में यही रहेगा 10। नंबर ऑफ इवेंट्स चेंज होते जाएंगे। जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ना, जो भी पार्ट दिया जाएगा उसमें नंबर ऑफ इवेंट्स चेंज होंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नहीं चेंज होती। तो हम लोग नंबर ऑफ इवेंट्स देखेंगे इसमें कितने हैं। हमने 5 से लेस जाना है, 5 से लेस जाएंगे, 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेस देन 5 जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, ये कितने हैं? 5। तो नंबर ऑफ इवेंट्स इसमें कितने होंगे? 5। हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसके अंदर पुटिंग करेंगे कि पी यानी कि प्रोबेबिलिटी लेस देन 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बताए थे? 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना था? 10। 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 10, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह हमने पार्ट्स को करते जाना है। सेकंड इसका जो पार्ट है वो हमें क्या दिया गया है? ग्रेटर देन 10। अब 10 से ग्रेटर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 से ग्रेटर तो है ही नहीं। हमारे पास जो डिजिट्स थे वो तो यही थे, इसके आगे तो नहीं ना हम गए थे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 10 से ग्रेटर कोई भी डिजिट नहीं है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने एक पार्ट किया था जिसमें हमारा नंबर ऑफ इवेंट 0 था, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ इवेंट 0 ही रहेगा। तो नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास 0 और सैंपल स्पेस वही है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि सैंपल स्पेस हमारे पास वही होगा, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो हम सेम इसी तरह इस फॉर्मूले के अंदर पुटिंग करेंगे। हमारे पास क्या आएगा? पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 10 है ना, तो ग्रेटर देन 10 इज इक्वल टू
हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इवेंट 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल 10। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास न्यूमरेटर 0 होता है तो इसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये था हमारा सेकंड पार्ट। मैं साथ साथ मेंशन भी करती जाऊंगी, ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसके बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है नोट द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो सेम इसी तरह हम करेंगे, सॉरी ये सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल। हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल तो वही रहेगी 10, नंबर ऑफ इवेंट हमने देखने हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि नोट द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर हमें पता था ना कौन से हैं, ये वाले। अब हमने इससे लार्जेस्ट नहीं जाना, ठीक है, लार्जेस्ट नहीं जाना, इससे लार्ज नंबर नहीं देखने। तो इससे लार्ज नहीं जाएंगे तो इससे जो छोटे वाले सारे नंबर हैं वो हम काउंट करेंगे। इससे छोटे टोटल कितने नंबर थे, 10 नंबर थे। तो हम यहाँ पे कहेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ इवेंट्स जो हैं वो हमारे पास 9 है। क्यों 9 है, क्योंकि जब हम 9 को नहीं काउंट करेंगे तो हमारे पास सारे कितने रह जाएंगे, 9 रह जाएंगे। यानी कि हमारे पास ये टोटल 10 डिजिट्स है ना। तो हम जब इसमें से इस 9 को कंसिडर करेंगे, 0 तो इसके अंदर इंक्लूड है ना, तो लार्जेस्ट जो है इसका 1 डिजिट नंबर अगर वो इससे निकाल दिया जाए तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या रह जाएंगे, 9 डिजिट्स रह जाएंगे। और ये हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट क्या आ जाएंगे, 9। तो आंसर क्या आया, 9 डिवाइड बाई 10। इनकी कटिंग नहीं होती इसलिए ये एज इट इज रहेंगे। इसी तरह हम फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। हम सेम इसी तरह लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स। देखेंगे अब यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स लिखेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखेंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वही 10 रहेंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स को हमने देखना होता है। तो इसके लिए हमें एडिटिव आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। अब एडिटिव आइडेंटिटी जो है ना वो होल नंबर की, वो ये है कि ऐसा नंबर जिनको हम प्लस करें उसका आंसर हमारे पास फिर भी वही रहे तो वो होता है एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि जैसे आप दो नंबर्स, फॉर एग्जांपल आप 1 ले लें। अब 1 को अगर आप प्लस करें ना 1 के साथ तो आपका आंसर 1 नहीं आता, आपका आंसर 2 आता है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप डबलिंग करें, डबल करके प्लस करें और आपका आंसर वही आए, तो वो है 0। अगर आप 0 को 0 के साथ प्लस करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है, वही नंबर आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास क्या है, 0 है। कितने हैं यहाँ पे, 0 कितने हैं, 1 है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास क्या है, 1 है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 10। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में हमें कहा गया है HCF ऑफ 3 एंड 5। यहाँ पे जो सारे नंबर्स हैं, नंबर ऑफ 1 डिजिट होल नंबर जो थे उसमें सारों के सारों में 3 और 5 किसका HCF है, तो वो हम देखेंगे कि यहाँ पे किसका है। तो 3 और 5 जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे नज़र तो आ रहे हैं लेकिन इनका कोई भी HCF नहीं है। ऐसा ही है ना, कोई भी HCF नहीं है। लेकिन अगर हम इसका HCF खुद लें, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ कि हमारे पास 3 का क्या HCF आएगा, 3 है ना यहाँ पे, तो 1 3 टाइम 3 ऐसे ही आएगा ना। तो ये 1 आया हमारे पास, आंसर इसका क्या आया है, 1 आया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 5 का भी इसी तरह चेक कर लेते हैं, 5 1 5 और 5 होता है ना, तो इसका भी 1 नहीं आया। तो इसका मतलब है 1 हमारे पास इसके अंदर इंक्लूडेड है ना, तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आ जाएंगे, 1। सेम इसी तरह आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास HCF ऑफ 3 एंड 5 है और वो किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाई 10 के। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वही है 10 ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा। आगे देखते हैं 6 वाला। 6 में है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, मैं सारा नहीं लिख रही, ऐसे ही सो ऑन आगे कर देती हूँ।
कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास कितने आएंगे। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी देखी थी ना, सेम उसी तरह हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी देखेंगे। हम किसी ऐसे दो सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आंसर वही आए, वही सेम नंबर आए। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे टू नंबर्स हैं। जीरो को अगर हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी हमारा आंसर जीरो ही आता है। वन को अगर हम वन के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी हमारा आंसर वन ही आता है। लेकिन इसी के बरक्स टू को अगर हम टू के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर फोर आता है। तो इसका मतलब है हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, टू डिजिट्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास टू हैं। तो यहाँ पे आ गया टू डिवाइडेड बाई टेन, सैंपल वही रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, टू वन टाइम टू, टू फाइव टाइम टेन, आंसर क्या है, वन डिवाइडेड बाई फाइव। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद आता है हमारे पास सेवंथ पार्ट, नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में जाते हों उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। सेम हम इसी तरह करते हैं यहाँ पे सेवंथ पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्राइम नंबर हैं वो तो है टू, थ्री, इसी तरह फाइव, इसी तरह हमारे पास सेवन है। अब जीरो और वन को मैंने प्राइम नंबर के अंदर क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है उसके अंदर ये है कि हमारे पास दो डिविजिबल होने चाहिए, दो डिविजर होने चाहिए। जो डिवाइजर होते हैं ना वो हमारे पास दो होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो वन के ना तो दो डिवाइजर हैं और ना ही जीरो के हैं, तो इसलिए ये प्राइम नंबर के अंदर नहीं आते। अब इसका मतलब है कि इसको भी हम नॉट अ प्राइम नंबर के अंदर चूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो, वन, इस तरह ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, इसको नहीं मैंने काउंट किया। तो जीरो वन यानी कि वन, टू और थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, हमारे पास कितने हो गए, ये सिक्स। ये सारे वो हैं जो प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू सिक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाय टेन है ना। तो ये आ गया टू थ्री टाइम सिक्स, टू फाइव टाइम टेन, आंसर क्या है, थ्री डिवाइडेड बाय फाइव। लास्ट जो इसका पार्ट है वो है फैक्टर ऑफ नाइन। अब ऐसे कौन से यहाँ पे नंबर्स हैं जो फैक्टर हैं नाइन के। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से फैक्टर हैं नाइन के। वन के टेबल में नाइन आता है, इसी तरह थ्री के टेबल में भी नाइन आता है और नाइन अपने टेबल में भी जाता है। तो इसका मतलब है हमारे पास कितने आ गए, वन, थ्री और नाइन, थ्री नंबर्स आ गए। तो नंबर ऑफ इवेंट्स को हम क्या कहेंगे कि हमारे पास कितने हैं, थ्री हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि पी फैक्टर ऑफ नाइन इज इक्वल टू, हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स कितने थे, थ्री डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस कितना था, टेन। और इसको हम कट नहीं कर सकते तो हमारे पास यही आंसर कंसिडर होगा। ये हमारे पास क्या है, इसका 8 पार्ट है। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आपको इसका थोड़ा सा रिव्यू दिखा देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। एक कॉइन है जिसको टॉस किया गया है 10 टाइम। कंप्लीट द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो द टेबल। जो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके हमने आंसर बताने हैं और साथ ही साथ इस टेबल को भी फिल करना है। हमें यहाँ पे इवेंट दिए गए हैं हेड और टेल, यानी कि जो कॉइन है उसमें हेड और टेल रखा गया है। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास हेड की 6 है, यानी कि 6 टाइम्स आया है, और टेल हमारे पास 4 टाइम आया है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने इसकी फाइंड करनी है। और व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड इफ इट वाज टॉस्ड 520 टाइम्स। अगर ये 520 टाइम किया जाता है, ये तो 10 टाइम का हमें कहा गया ना कि 6 टाइम हेड आया और 4 टाइम टेल आया है। लेकिन अगर 520 टाइम्स किया जाता टॉस तो फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आती, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आती, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर 305 टाइम ये किया जाता, टॉस किया जाता, तो फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आती। ये हमसे 2 क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम इस टेबल को फिल करने के लिए इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे। और इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे हेड के लिए फाइंड करेंगे, हेड के लिए, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे टेल के लिए फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हेड के लिए फाइंड करने के लिए भी वही फार्मूला यूज होगा जो टेल के लिए होगा। तो उसका फार्मूला होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और आगे क्या लिखूंगी, हेड। हेड के लिए कर रही है ना, हेड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी
डिवाइडेड बाय टोटल जो हमारे पास टॉसेज होंगे ना, वो टोटल टॉसेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो वाली। अब यहाँ पे आप देखें कि हेड के सामने कितनी फ्रीक्वेंसी लिखी है 6, और टोटल जो टॉस किए गए थे कितने टाइम यहाँ पे टॉस किया गया था 10 टाइम। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी 10 डिवाइडेड बाय 10, और फ्रीक्वेंसी कितनी है हेड की 6, तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा 6। अब 2 3 टाइम 6 2 5 टाइम 10, तो हमारे पास क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाय 5। ये तो हमारे पास आ गया हेड का। अब हमने टेल का फाइंड करना है। सेम यही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे टेल, और यही फार्मूला लिखना है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल टॉसेस। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 4, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4 डिवाइडेड बाय टोटल टॉसेस हमारे पास कितने थे 10, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगी 4 डिवाइडेड बाय 10, 2 टाइम 4 2 5 टाइम 10। आंसर क्या आया 2 डिवाइडेड बाय 5। हमारे पास दो आंसर आए, एक 3 डिवाइडेड बाय 5 और दूसरा 2 डिवाइडेड बाय 5। तो हम इस टेबल को फिल कर लेते हैं। हेड के सामने क्या लिख लेंगे 3 डिवाइडेड बाय 5, और टेल के सामने क्या लिख लेंगे 2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब हमने ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट दिए गए हैं इनको फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को लिखा है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड। हमें यहाँ पे यही कहा गया था ना कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड इफ इट वाज टॉस्ड 520 टाइम्स, और टेल का क्या बताया गया था इफ इट वाज टॉस्ड 305 टाइम्स। तो हमने सेम इसी तरह हमारे पास फॉर्मूला है, वो क्या है कि हमने टोटल टॉसेस को मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी ना उसके साथ। टोटल टॉसेस कौन से वाले होंगे जो हमें यहाँ पे बताए गए हैं 520 टाइम्स। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल टॉसेस मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हेड वाली के साथ। ये भी याद रखें कि हम हेड वाले को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हमने टोटल टॉसेस देखे वो कितने दिए गए थे 520, उसको हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई थी हेड की 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5। हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर में, तो हमारे पास देखेंगे क्या आंसर आता है 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इसका आंसर आता है। अब हमारे पास आता है इसकी जो मजीद आगे से फ्रीक्वेंसी है ना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल, उसको हम फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका भी फॉर्मूला चेंज नहीं है, वही फॉर्मूला है, बस ये टेल के लिए है। टोटल टॉसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेल के साथ। यहाँ पे ना टेल लिख लें ब्रैकेट में। अब हमारे पास टोटल टॉसेस यहाँ पे कितने दिए गए थे 305, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 305 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो थी टेल की वो क्या आई थी 2 डिवाइडेड बाय 5, तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। अब मजीद हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 122। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारे पास इसके दो जो पार्ट्स थे वो भी सॉल्व हो चुके हैं, और साथ ही साथ जो इसका टेबल दिया गया था वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड गिव आंसर्स। हमने इसके आंसर भी देने हैं और ये वाले जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, और साथ ही साथ इस टेबल को भी फिल करना है। इफ अ डाई इज रोल्ड 120 टाइम्स, अगर डाई को 120 टाइम रोल किया जाए। यहाँ पे हमारे पास 6 नंबर्स दिए गए हैं, उनकी साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने फाइंड करना है, जैसे हमने पहले किया था ना वैसे ही फाइंड करना है। और जो इसके 3 पार्ट्स दिए हैं ये हमने साथ साथ लास्ट पे फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले तो हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे 1 वाले की, ये जो नंबर 1 है ना इसकी, फिर इसी तरह नंबर 2 की, नंबर 3 की, नंबर 4 की, नंबर 5 की और नंबर 6 की। तो फर्स्ट जो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, वो फाइंड करते हैं। हमारे पास वही फार्मूला होगा इसका, ठीक है, हम इस फार्मूले को नहीं चेंज करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, स्टार्ट में मैं आपको फार्मूला लिख लेती हूँ, फिर बाद में हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रोल्स। कितने थे टोटल नंबर ऑफ रोल्स 120, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी। हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, यहाँ पे देखें नंबर 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है 15, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रोल्स कितने थे यहाँ पे देखें 120 टाइम्स, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 120। तो हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो 15 1 टाइम 15
और 15 8 टाइम 120, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 8। इसी तरह हमने अब ये लिखते जाना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। अब ये फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ पे देखूंगी फ्रीक्वेंसी नंबर 2 की कितनी है 25, तो 25 को डिवाइड करना है किसके साथ 120 के साथ। 120 टाइम थी ना, तो इसको डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्या आंसर आएगा 5 टाइम 25 5 20 4 टाइम 120। अब ये मजीद इसकी कटिंग नहीं होती, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5 डिवाइडेड बाई 24। इसी तरह नंबर 3 की करते हैं, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर 3 इज इक्वल टू, हमारे पास कितनी थी यहाँ पे देखें, ये थी हमारे पास 15, और जो हमारे पास रोलिंग के टाइम्स थी वो कितनी थी 120, सेम वही होगी। तो हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 120, इसका देखें आंसर क्या आया था इस वाले का 1 डिवाइडेड बाई 8 आया था, तो यही आंसर इसका भी होगा। मजीद देखते हैं, तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज इक्वल, यहाँ पे देखें 4 किसके इक्वल है 20 के, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगी 20 डिवाइडेड बाई 120। तो हम इसकी कटिंग करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो 2 10 टाइम 20, इसी तरह 2 6 टाइम 12, और ये 0, तो 10 1 टाइम 10 10 6 टाइम 60, तो आंसर क्या है 1 डिवाइडेड बाई 6। अब हमारे पास क्या होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 5, इसको किसके इक्वल किया गया है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 30 के इक्वल, और जो इसकी रोलिंग है वो वही रहेगी 120, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आएगा 30 डिवाइडेड बाई 120। हम इसकी कटिंग करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 0 0 से कट कर लेते हैं, 3 1 टाइम 3 3 4 टाइम 12, तो हमारे पास आंसर क्या है 1 डिवाइडेड बाई 4। इसी तरह हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 निकालेंगे। 6 हमारे पास क्या है 15 है, 15 है ना, ये देखें 6 किसके इक्वल है, सामने 6 के बिल्कुल सामने लिखा हुआ है 15, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 15 डिवाइडेड बाई 120। आप देख रहे हैं कि हमने इसका आंसर पहले भी निकाला था 15 डिवाइडेड बाई 120, हमारे पास आंसर क्या था 1 डिवाइडेड बाई 8। तो ये हमारे पास सारों की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दी गई है। अब हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, फर्स्ट वाले का आंसर हमारे पास आया था 1 डिवाइडेड बाई 8, सेकेंड वाले का आंसर हमारे पास आया था 5 डिवाइडेड बाई 24, इसी तरह थर्ड वाले का आंसर आया था 1 डिवाइडेड बाई 8, फोर्थ वाले का आंसर आया था 1 डिवाइडेड बाई 6, फिफ्थ वाले का आंसर आया था 1 डिवाइडेड बाई 4, सेवन्थ वाले का जो सॉरी 1 2 3 4, और ये 5 और 6 वाले का आंसर आया था 1 डिवाइडेड बाई 8। तो ये हमारे पास सारे आंसर आ चुके हैं और मैंने टेबल को फिल भी कर दिया। अब हमारे पास ये जो 3 क्वेश्चन दिए गए ना, हमने इनका आंसर लेके आना। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि इफ इट वाज रोल्ड, अगर इसको 6000 टाइम रोल किया जाए तो हाउ मैनी टाइम्स अकरेंस ऑफ अ 6 इज एक्सपेक्टेड, तो कितनी बार, यानी कि कितनी बार वो 6 एक्सपेक्ट करेगा। तो ये जो है फर्स्ट पार्ट का आंसर हम पहले देखते हैं, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 6 में किया था ना, हम सेम वैसे ही करेंगे इसको भी। तो हमारे पास इसकी जो रोलिंग टाइम थी वो कितने थे, रोलिंग टाइम, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सेम जैसे हमने पहले किया था ना, रोलिंग टाइम मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, वही हमने करना है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो थी हमारे पास 6 की, यहाँ पे 6 बोला गया है ना 6, तो हम 6 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, हमारे पास क्या आई थी 1 डिवाइडेड बाई 8। हमने लिखना है 1 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास जो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी वो तो हमने लिख ली के हमारे पास 1 डिवाइड बाई 8 है। रोलिंग टाइम हमें कितना दिया गया था 6000, मैं यहाँ पे बाद में लिख लेती हूँ रोलिंग टाइम को, ये रोलिंग टाइम है और ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 6000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाई 8। अब हम जब इसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 750। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। इसी तरह हमने सेकंड पार्ट को करना है, इफ इट वाज रोल्ड 3000 टाइम, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो रोलिंग टाइम है वो कितना है 3000, और हमने उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 वाले की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ, और 1 वाले की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई थी 1 डिवाइडेड बाई 8, तो इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 3000 के साथ, 1 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 3000।
तो हमारे पास इसका देखेंगे क्या आंसर आता है। हमारे पास आंसर आता है 375। इसी तरह थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास इफ इट वाज रोल्ड 400 टाइम्स और 2 इज एक्सपेक्टेड, तो 2 वाले का आंसर क्या है 5 डिवाइडेड बाई 24। तो हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 24 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 400 के साथ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 400 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 24। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, हमारे पास इसका आंसर आता है 83.33। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद जो है वो 5 से छोटी रकम है, तो हम इसको कहते हैं कि ये 83 ही रहेगा। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 83। अप्रोक्सीमेटली का क्या मतलब होता है, तकरीबन। तकरीबन हमारे पास 83 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है कि देयर आर 6 गर्ल्स सेक्शन ऑफ अ क्लास 9। गर्ल्स सेक्शन 6 हैं क्लास 9 के, और एक पब्लिक स्कूल है उसमें, और सबको नेम दिए गए हैं। हर स्कूल में हर सेक्शन का कोई ना कोई नाम होता है, किसी का कलर नेम होता है, किसी का फ्लावर नेम्स होता है। तो हर जो सेक्शन होता है ना उसको अपना नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे तीर, ऑर्चिड, हेजल, जेफरी एंड डेनिम दिए गए हैं। अब ओनली वन गर्ल, एक सिर्फ उन सारे सेक्शन में से एक लड़की को चूज करना है, इज टू बी चोजन रैंडमली, रैंडमली किसी को भी चूज करना है फ्रॉम ऑल सेक्शन, सारे सेक्शन में से, फॉर नेशनल साइंस ओलम्पियाड। अब ये ओलम्पियाड जो है उसके लिए एक नेशनल साइंस कोई भी आप कह सकते हैं, उसमें से ना इन्होंने सेलेक्ट करनी है एक लड़की। तो इस पूरे सेक्शन में से 6 गर्ल सेक्शन है उन सारों में से। अब फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम हेजल सेक्शन। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये प्रोबेबिलिटी दी गई है कि हेजल सेक्शन में से एक गर्ल को सिलेक्ट किया जाएगा। और बी जो इसका पार्ट है उसमें कहा गया है कि नॉट सिलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम हेजल सेक्शन, नहीं सिलेक्ट की जाएगी लड़की हेजल सेक्शन से। अब सी पार्ट जो है उसमें कहा गया कि वेरीफाई बोथ आंसर्स ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी। कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट ए और पार्ट बी जो है ना, इन दोनों के आंसर को वेरीफाई करना है, इनको इनकी यूनिटी दिखा के। डी वाला पार्ट जो है उसमें कहा गया कि अगर 6 गर्ल्स सिलेक्टेड होती तो फिर फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिलेक्टिंग फ्रॉम ऑर्चिड सेक्शन। तो अगर 6 गर्ल्स सिलेक्टेड होनी होती, फिलहाल की नहीं गई, वो कह रहे हैं कि अभी होनी है, तो अगर होनी होती तो फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे हमने पहले फ्रीक्वेंसी की बात की थी, वो ऑर्चिड सेक्शन में से सिलेक्ट होती। इफ 60 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड, जिस तरह 6 गर्ल्स सिलेक्ट होती हैं इसी तरह 60 गर्ल्स अगर सिलेक्ट होनी होती तो व्हाट नंबर ऑफ गर्ल्स एक्सपेक्टेड टू बी चोजन फ्रॉम टील। तो फिर इसमें से टील वाले सेक्शन में से कितनी गर्ल्स को सिलेक्ट किया जाता। तो ये हमारे पास इसके तकरीबन 5 पार्ट्स हैं, हमने सबको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं जहाँ पे हेजल सेक्शन की बात हो रही थी। तो यहाँ पे हम करते हैं, सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमारे पास टोटल जो सेक्शंस हैं वो कितने दिए गए हैं। टोटल सेक्शंस हैं हमारे पास 6। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हमेशा जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है वो कितना रहेगा 6। हम इसको चेंज नहीं करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने सारी पूरी एक्सरसाइज में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एक ही रखा है, वो यही रहा। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर ऑफ इवेंट्स। अब हेजल में से कितने स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे कितने जो हमारे पास सेक्शन है, कितने सेक्शन है 6 है ना। क्या हमारे पास हेजल कोई और भी सेक्शन है, सेम सेक्शन है कोई नहीं, हेजल सिर्फ एक ही सेक्शन है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास कितने आएंगे 1। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉम हेजल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स, मैंने क्या बताया 1, क्योंकि हेजल 1 है, एक ही सेक्शन है। अगर 2 सेक्शन होते हैं सेम नाम के, हेजल नाम के, तो फिर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स 2 रखती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 है तो मैंने 1 ही रखा। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 6, तो ये यहाँ पे आ गया 1 डिवाइडेड बाय 6। इसी तरह बी पार्ट को करते हैं। इसके बी पार्ट में है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फ्रॉम हेजल। अब देखें कि यहाँ पे एक सेक्शन हेजल का था, बाकी सारे तो हेजल के नहीं है ना, तो बाकी सारे सेक्शन कितने हैं
5। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होगा 5। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ इवेंट्स 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो हमारे पास सैंपल स्पेस थी वो कितनी थी 6, तो हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 6 आंसर आ गया। अब हम करते हैं सी पार्ट को। हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, दोनों की यूनिटी को दिखा के, दोनों को ऐड करके। यही बोला था ना कि ऐड अप टू यूनिटी, इनको ऐड करें। तो हमने जो दोनों आंसर लाए थे ना, ए पार्ट और बी पार्ट, उन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है। 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 6। 6 1 जार 6, 1 प्लस 6 1 जार 6 मल्टीप्लाई 1, 5 1 जार 5। तो हमारे पास क्या आया 6 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जार 6, 6 1 जार 6 और आंसर हमारे पास क्या आया 1। तो ये हमारे पास इसके थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या कहा था कि अगर 6 गर्ल्स को सिलेक्ट किया जाता तो फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑर्चिड सेक्शन में से कितनी होती, तो वो हमने अब फाइंड करनी है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसका डी पार्ट करें, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ऑर्चिड सेक्शन ये हमारी क्या है प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ इवेंट्स और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को, जो कि हमारे पास ऑलरेडी 6 था। नंबर ऑफ इवेंट्स को हमने देखना है कि वो हमारे पास कितने हैं। तो हमने यहाँ पे देखना है कि अगर 6 गर्ल्स सिलेक्टेड होनी होती तो फिर कितने जो ऑर्चिड सेक्शंस है उसमें से फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया जाता। तो नंबर ऑफ इवेंट्स जो हैं वो तो उन्होंने हमें खुद ही बता दिए। आप यहाँ पे देखें इन्होंने कितनी गर्ल्स के बारे में बात की है, 6 गर्ल्स के बारे में बात की है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं 6। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 डिवाइडेड बाई 6, दोनों को कट करेंगे, आंसर क्या आएगा 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। लास्ट जो इसका पार्ट है ई पार्ट, इसमें देखें कितनी गर्ल्स के बारे में बात किया गया। अगर 60 गर्ल्स सेलेक्ट होनी होती तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं 60 गर्ल्स। हम इसी तरह लिखेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम टेल सेक्शन इज इक्वल टू, हमारे पास कितनी थी नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बताए थे उन्होंने 60। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 60 डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास जो सैंपल स्पेस थे वो कितने थे 6। 6 1 टाइम 6 6 10 टाइम 60। तो हमारे पास आंसर क्या आया 10। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आज की एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज के लिए हमारी इतनी ही वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 11.4 को स्टार्ट करेंगे। जाते जाते आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। तो आज के लिए बस इतना था। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।